नमस्कार साथियों, जीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके सामने पुनः हाजिर है सर। भारतीय संविधान सीरीज को लेकर हम पढ़ रहे थे संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हमने इससे पहले देखा था कि सर हम संविधान निर्माण की दिशा में आगे जो कार्य कर रहे थे, इनके साथ में हमारा क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और जो देशी रियासतें वो हमारी संविधान सभा में शामिल नहीं हो रहे थे। तो जिसके चलते माउंटबेटन योजना आई थी और हमारी जो माउंटबेटन योजना थी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अलग से देश का गठन कर दिया और उनके लिए अलग से संविधान सभा का प्रावधान कर दिया। फिर हमारी संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा स्वतंत्रता के बाद में, वो हमने चर्चाएं करी और विभिन्न प्रकार की समितियों की चर्चा करी कि हमने कौन कौन सी समितियों के माध्यम से संविधान निर्माण का कार्य किया। तो आज दोस्तों हम ये पढ़ते हैं कि उसमें किस प्रकार से संविधान निर्माण हुआ। तो आज के सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं यानी कि संविधान निर्माण प्रक्रिया। आज के सेशन में अपन चर्चा कर रहे हैं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ओके, संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो संविधान निर्माण प्रक्रिया हमने किस प्रकार से संपन्न की है, उनके संबंध में अपन चर्चा करें। इसके आसपास में जितने भी घटनाक्रम हमारे संविधान निर्माण के दौरान जो होते हैं वो हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन आज अपन उस पर्टिकुलर चीज की बात करेंगे, संविधान निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। सर पहले स्टेप के अंतर्गत अपन क्या करते हैं संविधान निर्माण के संबंध में, वो देखिएगा सर। सबसे पहले हम तैयार करते हैं कच्चा प्रारूप। सबसे पहला जो हमारा कार्य होता है वो होगा सर कच्चा प्रारूप तैयार करते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हो प्रारंभिक प्रारूप। इसे आप कह सकते हो जिसको अपन इनिशियल ड्राफ्ट कहते हैं या प्रारंभिक प्रारूप। साथियों ये प्रारंभिक प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तब अपन बताते हैं ये बी एन राव के द्वारा तैयार किया जाता है। ये बी एन राव के द्वारा तैयार किया जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा जो हमारी 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है उसमें संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी एन राव को नियुक्त किया जाता है। इनका कार्य क्या था, संविधान के संबंध में आपका कच्चा प्रारूप तैयार करना। और ये जो कच्चा प्रारूप तैयार हुआ इस पर विचार विमर्श करने के लिए फिर सेकेंड स्टेप हम करते हैं, एक प्रारूप समिति का गठन किया जाता 29 अगस्त 1947 के अंतर्गत। और उसका कार्य था कि बी एन राव जो प्रारूप तैयार करते उस प्रारूप पर विचार विमर्श करना, क्या चीजें उसमें और ज्यादा बढ़नी चाहिए, कौन सी चीजें उसमें कम होनी चाहिए, किस चीजों को और ज्यादा एलोबरेट करना है, उनमें और क्या क्या प्रावधान हमें ऐड करना है। ये सारे प्रावधान किए जाते हैं यानी कि आपकी प्रारूप समिति के द्वारा। इसके बाद में ये प्रारूप कहां पर चला जाएगा, ये जाएगा सर प्रारूप समिति के पास में। इससे पहले की क्लास में दोस्तों हमने ये सारी बात चर्चा करी कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कौन कौन से सदस्य थे, कौन अध्यक्ष था, गठन कब किया गया था, सारी चीजें हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कशन करी थी और वहां पर जाकर आप उस क्लास को कंप्लीटली देख सकते हैं। सर प्रारूप समिति के पास में जाता है। अब प्रारूप समिति क्या कार्य करेगी, ये सर करेगी आपका इस प्रारूप पर विचार विमर्श करेगी। इस प्रारूप पर क्या करेगी, यानी कि कच्चे प्रारूप पर विचार विमर्श, कच्चे प्रारूप पर विचार विमर्श करेगी। विचार विमर्श कर और इस पर संशोधित प्रारूप तैयार करेगी। उसके आधार संशोधित प्रारूप तैयार करेगी, संशोधित प्रारूप तैयार करेगी। ये कार्य कौन करेगा, ये प्रारूप समिति कार्य करेगी। इसके बाद में ये प्रारूप समिति इस प्रारूप को कहां पर दे देगी, ये संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी। ये अगला प्रारूप जाएगा संविधान सभा के समक्ष जाएगा। और दोस्तों आपको पता होगा प्रारूप समिति जब प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के पास में भेजेगी तो संविधान सभा इस पर क्या करेगी, संविधान सभा इस पर विचार विमर्श करेगी। संविधान सभा इस पर विचार विमर्श करेगी। हाँ, संविधान सभा इस पर विचार विमर्श करेगी और इसके साथ में क्या करेगी, यानी कि इसमें जितने भी सुझाव लिए जाएंगे और फिर उसके साथ में जो भी संशोधन उन्हें जरूरी लगेंगे वो संशोधन किए जाएंगे और इसी प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण होगा। एक बार वापस देखें हमारे संविधान के निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ उसके संबंध में यदि मैं बात करूं, सबसे पहले एक कच्चा प्रारूप तैयार किया जाता है जिसको अपन प्रारंभिक प्रारूप कहते हैं और ये बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। फिर यह प्रारूप चला जाता प्रारूप समिति के पास में। प्रारूप समिति का गठन इसलिए किया गया था कि वो आपके इस कच्चे प्रारूप को तैयार करे, उनकी कमियों को दूर करके एक संशोधित प्रारूप को तैयार करे। यह कार्य किया था बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने।
फिर ये संविधान सभा के समक्ष में दिया जाता है, और इस समय जब संविधान सभा को दिया जाता है तो ये मानकर चलिएगा सर लगभग हमारा संविधान यहाँ पर बनकर तैयार होने वाला है, यानी कि इस पर मुख्य रूप से चर्चाएं होने वाली है। तो यहाँ पर कितने कितने आर्टिकल थे उसका भी अपन एक बात में ध्यान रखते हैं कि सर जो प्रारंभिक प्रारूप था उसमें 243 आर्टिकल्स थे। कितने आर्टिकल्स थे? 243 आर्टिकल्स थे, और 13 अनुसूचियां थी। ये 13 अनुसूचियां थी जो आपका बी.एन. राव ने तैयार किया। लेकिन सर जो प्रारूप समिति ने जो संशोधित प्रारूप तैयार किया था उसमें 315 आर्टिकल थे, उसमें 315 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां 8 थी, ये बात का ध्यान रखें। ये प्रारूप समिति को दिया उस समय था। इसके बाद में संविधान सभा के समक्ष में जाएगी, विचार विमर्श होगा, संशोधित होगा, उस पर बहस होगी, उसके बाद में क्या तैयार होता है उसकी बात करते हैं। अगले स्टेप में देखिएगा सर, जब हमारी संविधान सभा के पास में जाता है तो अब यहाँ पर क्या किया जाता है? बहस किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, इस पर डिस्कशन किया जाता है कि संविधान किस प्रकार से बनना चाहिए। उसके बाद में सर इस पर होते हैं बहस, इस पर की जाती है बहस की जाती है ना, या फिर आप जिस पे किए जाते हो बहस के बाद में अगला जो हमारा कार्य रहेगा वो रहेगा वाचन का। यानी कि जैसे सर डिस्कशन होगा, विचार विमर्श होगा, बहस होगी, उसके बाद में हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमारा संविधान किस प्रकार से बनना चाहिए, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत होनी चाहिए। सभी लोगों की यहाँ पर राय जानी जाएगी, और उसके बाद में यदि हमें लगेगा कि ये संविधान हमें पढ़ लेना चाहिए, वापस इसको पारित करना है, उससे पहले हम इस पर क्या करवाएंगे? रीडिंग करवाएंगे, यानी कि इस पर हमने करवाई थी वाचन। हाँ, यदि पूछा जाए कि हमारे संविधान पर कितने वाचन हुए थे तो यहाँ पर 3 वाचन संपन्न करवाए गए थे। कौन सी डेट को हुआ था उसके संबंध में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर प्रथम में वाचन कब से कब तक हुआ था। तो अपन बात करते हैं कि सर 4 नवंबर 1947 से लेकर 9 नवंबर 1947 तक हुआ था। 9 नवंबर 1947 तक, सॉरी ये 1948 से लेकर ये 1948 तक ये पहला आपका वाचन होता है। उसके बाद में दूसरे वाचन की अपन बात करते हैं। सर इस पर दूसरा जो वाचन होता है वो आपका होता है 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर, ये होता है सर 17 अक्टूबर 1949 तक होता है। ये कब तक होता है? 17 अक्टूबर 1949 तक होता है। और अगला अपन तृतीय वाचन की बात करें, तीसरा जो वाचन होता है वो होता है सर 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। इतना समय लगता है। यदि सर अपन इन वाचनों पर नजर डालें तो पहला वाचन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक होता है। इसकी बात करें ये 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक होता है, 15 दिन के समथिंग होता है ऑलमोस्ट बात करें। इसके बाद में यहां पर अपन बात करें 15 नवंबर 1948 लेकर 17 अक्टूबर 1948, ये लगभग अपन बात करें 11 महीने तक ये लंबा वाचन चला था। तो यहां से क्वेश्चन निकल कर आएगा, यानी कि सबसे लंबा वाचन कौन सा था? सबसे लंबा वाचन कौन सा था? तो हम कहते हैं कि दूसरा वाचन था। और दूसरी बात अपन इसके संबंध में करें, यहां पर सर इतना समय क्यों लगा था? तो हम कह सकते हैं सर इसमें धारावार अध्ययन किया गया था, यानी कि एक एक आर्टिकल को एक एक सेक्शन वाइज इसको पढ़ा गया था। तो मैं यहां पर कहूंगा इस पर क्या किया गया था? धारावार अध्ययन किया गया, धारावार अध्ययन किया गया, बिल्कुल विचार विमर्श। और इसके दौरान हमारे यहां पर क्या हुआ था? इस पर सर हमारे संविधान में जो जो संशोधन करने थे उन संशोधन को भी यहाँ पर लिया गया था। ठीक है, ये सारे कार्यक्रम आपका होता है दूसरे वाचन के दौरान होता है। सबसे लंबा वाचन था, धारावार अध्ययन किया जाता है। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 लेके 17 अक्टूबर 1949 के मध्य तक चलता है। ये सबसे लंबा वाचन, ये 3 वाचन कंडक्ट हो जाते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा जब तीसरे वाचन की जो आखिरी जो हमारी डेट यहाँ पर निकल कर आती है वो आती है आपके 26 नवंबर 1949 को। और ध्यान रखें इसी दिन हमारी संविधान सभा क्या कर देती है? संविधान को पारित करती है। तो यहां पर संविधान सभा संविधान को पारित करेगी, संविधान सभा संविधान को पारित करेगी। ये बात इसके संबंध में ध्यान रखते हैं। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं, हमारा संविधान पूरा बनकर तैयार हो चुका है, हमने संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को पारित किया गया है। तो हमारे इतिहास में 3 डेटें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन डेट के माध्यम से कौन कौन से फैक्ट बनते हैं वो सारे अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 26 ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 का हमारे संविधान के इतिहास में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके संबंध में अपन चर्चा करते हैं। ये अपन बात करेंगे
यहां पर संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया, संविधान को पारित कर दिया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दोस्तों आपको पता होगा हमारा संविधान निर्माण का आखिरी दिन था, संविधान सभा का आखिरी दिन नहीं था, यहां पर ये संविधान निर्माण का आखिरी दिन था, संविधान निर्माण का आखिरी दिन था। आपको पता होगा दोस्तों हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का जो समय लगा है। आपको पता होगा जो पहला दिन जो हमारा होता है वो आपका होता है 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन हमारी संविधान सभा का गठन किया जाता है, और वहां से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ये संविधान निर्माण का आखिरी दिन होता है। यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन की जर्नी आज ही के दिन कंप्लीट हो जाती है, और इसी दिन हमारी संविधान सभा क्या कर लेती है, यानी कि संविधान को पारित कर लेती है। और पारित करने के साथ में हम संविधान को क्या कर लेते हैं, इसी के साथ में हम संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, इसको अंगीकृत करते हैं, इसको हम अधिनियमित करते हैं और इसको अपन आत्मार्पित करते हैं। ये कार्य भी इसी दिन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, संविधान सभा के द्वारा। यानी कि हम अपने संविधान को क्या कर देते हैं, अंगीकृत का मतलब हम इसको स्वीकार कर लेते हैं, और अधिनियमित का मतलब हम इसको लागू कर देते हैं, और आत्मार्पित हम खुद को समर्पित करते हैं। ये करते हैं, खुद को समर्पित करते हैं इस संविधान को। यदि आपसे पूछा जाए हमारा संविधान किस दिन अंगीकृत हुआ, किस दिन अधिनियमित हुआ, किस दिन आत्मार्पित हुआ, तब अपन बताते 26 नवंबर 1949 को। और दोस्तों आपको बता देते 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हम इसको मनाते हैं सर संविधान दिवस के रूप में। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, इसको संविधान दिवस के रूप में हम कब से मनाते आ रहे हैं, तो ये मनाते आ रहे हैं 2015 से। क्यों हुआ था 2015 के दिन, ऐसा क्या घटना घटित हुई थी? आपको पता है कि सर 2015 में डॉक्टर BR अंबेडकर की 125वीं जयंती थी, और 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम डॉक्टर BR अंबेडकर के संविधान निर्माण में जो योगदान रहा था उसको अपन रेखांकित करने के लिए और उनकी स्मृति में रखने के लिए हमने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो यहां पर बताते सर 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर BR अंबेडकर की 125वीं जयंती, 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में, यह घोषणा की जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और कहा जाता है कि डॉक्टर BR अंबेडकर का जो योगदान संविधान निर्माण में रहा है, उनके कार्यों को आपका निर्देशित करने के लिए, उनके कार्यों को रेखांकित करने के लिए, इतिहास के पन्नों में उनके योगदान को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, 26 नवंबर जो 26 नवंबर जो है इसको संविधान दिवस के रूप में यहां से मनाना स्टार्ट करेंगे, और 2015 से। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें 2015 से पहले ये विधि दिवस के रूप में मनाते रहे हम इसको। 2015 से पहले हम क्या मनाते थे, यानी कि विधि दिवस के रूप में, इसको विधि दिवस के रूप में मनाते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको अपन को ध्यान में रखना है। तो एक बार देखो 26 नवंबर 1949 को कौन सी घटनाक्रम होती है, संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया जाता है। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार होता है, संविधान निर्माण का आखिरी दिन होता है, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का ये आखिरी दिन होता है। इसके बाद में इस दिन संविधान सभा पारित करती है, अंगीकृत अधिनियम आत्मार्पित कर देती है, और सर संविधान दिवस के रूप में यहां पर इसको मनाया जाता है 2015 से। लेकिन 2015 से पहले ये विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि डॉक्टर BR अंबेडकर का संविधान निर्माण में जो योगदान रहा है उनको रेखांकित करने के लिए अपन क्या करेंगे, 26 नवंबर 1949 के दिन, यानी कि 26 नवंबर को अपन मनाएंगे संविधान दिवस के रूप में। और 2015 से पहले ये विधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। एक तो ये महत्वपूर्ण बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। इसके अलावा अपन इसके बाद की अपन यदि चर्चा करें तो यहां पर हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं कि सर हाँ, यहां पर कुछ आर्टिकल प्रभाव में आ गए, तो उनकी भी चर्चा इसी के साथ ही कर लेते, यानी कि निम्न आर्टिकल प्रभाव में आए, निम्न आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद प्रभाव में आ गए थे। इस दिन प्रभाव में आए, तो कौन कौन से आर्टिकल है सर जो इस दिन प्रभाव में आ गए थे, तो उनके संबंध में अपन बात करेंगे। तो यहां पर यदि अपन बात करें
तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपके 16 आर्टिकल प्रभाव में आ गए थे। कितने आर्टिकल प्रभाव में आए थे? 16 आर्टिकल प्रभाव में आ गए थे। और इनको अपन एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सर वो कौन से 16 आर्टिकल थे जो 26 नवंबर 1949 को प्रभाव में आए थे? इनको याद करने का तरीका देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं हमारे संविधान में कुल कितने आर्टिकल है? 395 आर्टिकल है। याद करने की ट्रिक बता रहे कैसे इसको याद किया जा सकता है कि वो कौन से 16 आर्टिकल थे जो इस दिन आपके प्रभाव में आए। देखो सर, यहां पर आपको याद करने का तरीका देखिए, 5 से लेकर 9 तक कैसे याद करेंगे? 5 से लेकर 9 तक कितने बन जाएंगे सर? ये 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 9 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां पर आपका 395 है और 395 से पहले कौन सा आता? 394 आता। उससे पहले कौन सा आ जाता? 393 आ जाता, 392 आ जाता, 391 आ जाता। यानी कि 391, 92, 93, 94 और 395 ये आर्टिकल। देखो 395 नहीं है, इससे पहले के 4 आर्टिकल आ गया और यहां पर 5 से लेके 9 तक आ गया। इतना क्लियर हो गया। अगला देखो सर, 2 डिजिट का केवल एक ही आर्टिकल है, वो है आपका 60। 2 डिजिट का केवल एक ही आर्टिकल है, यानी कि आपका 10 से लेकर 99 के मध्य केवल एक ही आर्टिकल है जो है आपका 60। अगली बात करते हैं। अगले सर 100 की सीरीज वाला कोई नहीं, यानी कि 100, 1, 2, 3 से लेके 100 वाली सीरीज का नहीं है। 200 की सीरीज का भी कोई नहीं है। 100 की सीरीज का भी कोई नहीं है, 200 की सीरीज का भी कोई नहीं है। अगला फिर कौन सी सीरीज का आ जाएगा? फिर 300 की सीरीज का आएगा सर। 324 आ जाएगा, 366 आ जाएगा, 367 आ जाएगा, 379 आ जाएगा, 380 आ जाएगा और 388 आ जाएगा। देखो सर, अब यहां पर एक बार ध्यान रखिएगा, टोटल आर्टिकल कितने हैं? 395। कौन से 16 आर्टिकल है जो आपको इस दिन प्रभाव में आ जाते हैं? देखो 395 लिखते तो 5 टू लेकर 9 के मध्य 5 से 7, 8, 9 ये आर्टिकल आ गए। और फिर 395 के 4 पहले वाले 394 आ जाएंगे, 393 आ जाएंगे, 392 आ जाएंगे, 391 आ जाएंगे। तो ये एक तो इस प्रकार से बन जाएगा। 2 डिजिट का केवल एक है, वो है 60। वो कौन सा है सर? वो आपका बन जाएगा 60। तो ये आपका 60 आर्टिकल इस दिन प्रभाव में आ गया था। और फिर देखो एक आपको ध्यान रखना सर, 324 आपको याद रहेगा। उसके बाद में 2 जोड़े के रूप में याद करना है, 366 और 367 बन जाएगा, 379 और 80 बन जाएगा और यहां पर बन जाएगा 388। देखो सर, 324 आ गया, 66, 67, 79, 80, 88, 66, 67, 79, 80, 88, 324। 2 डिजिट का केवल और केवल कौन सा है? 60 बन जाएगा, या 5 से लेके 9 तक और यहां इस प्रकार से बन जाएगा। ये है 26 नवंबर को होने वाली घटनाएं जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला अपन चर्चा करते हैं। इसके बाद में जब अपन बात करें अगली कौन सी डे का इंपॉर्टेंस है सर, अगली बात करेंगे 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 का हमारे संविधान में क्या महत्वपूर्ण योगदान है उसकी अपन बात करते हैं। देखो सर, यहां पर ये हमारे संविधान सभा का आखिरी दिन था। हमारी संविधान सभा की यदि अंतिम बैठक की बात करें, अंतिम अधिवेशन की बात करें, तो वो कौन सा था? 24 जनवरी 1950। एक बात अपन यहां पर यह भी कर सकते हैं। देखो सर, यहां पर 26 नवंबर 1949 को यहां पर पारित कर दिया जाता है और यहां पर अभी तक अपन बात करें, यहां पर हमारे संविधान निर्माण के संबंध में हमारी संविधान सभा को कुल कितने अधिवेशन और कितनी बैठकें इस दिन तक संपन्न हो जाती है, उसको भी यहां पर एक बार मैं नोटेड डाउन कर लेता हूं। यदि आपसे पूछा जाए कि सर इस तारीख तक हमारे कितने अधिवेशन और कितनी बैठकें हो जाती है, तो यहां पर लिखिएगा सर, यानी कि आपकी टोटल जो अधिवेशन हो जाते हैं वो आपको 11 अधिवेशन यहां तक संपन्न होते, 11 अधिवेशन यहां पर संपन्न हो जाते और 165 बैठकें संपन्न होती है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। कल की डेट में आपसे सवाल पूछा जाए कि हमारे संविधान निर्माण के संबंध में कितने अधिवेशन कितनी बैठकें हुई, तब बताना 11 अधिवेशन 165 बैठकें हुई। ये कब तक की बात हो रही है? 26 नवंबर 1949 की। यहां तक संविधान निर्माण का कार्य संपन्न हो चुका है, लेकिन संविधान सभा को अभी भी भंग नहीं किया गया है। अभी एक अधिवेशन और एक बैठक और बाकी है जो 24 जनवरी 1950 को होगी। देखो यहां पर ध्यान दो, ये आ गया, यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा आखिरी बार मिली। ये महत्वपूर्ण बात है, संविधान सभा आखिरी बार मिली, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान निर्माण के संबंध में जो हमारा आखिरी समय कौन सा था, संविधान निर्माण के संबंध में आखिरी बार कब मिलते हैं, तो 26 नवंबर 1949 को मिलते हैं। वैसे संविधान सभा आखिरी बार कब मिलती है, तब बता देना 24 जनवरी 1950 को। जब आखिरी बार मिलती है तो यहां पर क्या हो गया, संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है।
संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है, संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, और इस दिन संविधान सभा को भंग कर देते हैं और इसको अंतरिम संसद के रूप में कार्यभार सौंप देते हैं। अंतरिम संसद का कार्यभार या फिर अंतरिम संसद का दायित्व सौंपा जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि सर इस दिन इसको संविधान सभा के रूप में भंग कर दिया जाता है और इसी संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में इसको तब्दील कर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा हमारी संसद को निर्वाचित होकर आने में अभी समय लगेगा। 1952 में हमारी पहली लोकसभा राज्यसभा ये निर्वाचित होकर आते हैं। सर इसका पीछे की वजह क्या है कि सर अभी हमारा संविधान बना है, संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, सारे लोकसभा राज्यसभा इन क्षेत्रों का आपका गठन करना पड़ेगा और उनके बाद में वहां पर सदस्यों के लिए जितने भी जो वोटर्स है, यानी कि अभी तो 18 के पहले उसमें 21 साल हुआ करते थे, तो 21 साल के ऊपर के कौन कौन से वोटर है उनका फिर करना पड़ेगा। चुनाव आयोग है वो अस्तित्व में आएगा, सारी वोटर लिस्ट जारी करी जाएगी, सारा चुनाव कंडक्ट होगा, सभी राज्यों में होगा, फिर आपके लोकसभा क्षेत्र के चुनाव कंडक्ट होंगे। तो यहां पर करवाते हमें 2 साल का समय लगेगा। तब तक हमारी संसद की तरह कार्य कौन करेगा, तो हमारी संविधान सभा को क्या कर दिया था, अस्थायी संसद के रूप में या अंतरिम संसद के रूप में यहां पर इसका कार्य, अंतरिम संसद कह सकते हो या फिर आप इसको कह सकते हो अस्थायी संसद के रूप में। ये बात के संबंध में आपको ध्यान रखना है। तो इसका कार्य भी कौन करती रहेगी, हमारी संविधान सभा करती रहेगी। लेकिन संविधान सभा का आखिरी बार मिलती है, संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है। और अगला मैं यहां पर लिख देता हूं, संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, अंतिम अधिवेशन व अंतिम बैठक, अंतिम अधिवेशन व अंतिम बैठक थी। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, इस बात के संबंध में ध्यान रखें। सर यहां पर ध्यान रखें, ये आपका 12वां अधिवेशन है। ये कौन सा अधिवेशन है, ये 12वां अधिवेशन है। और कौन सी बैठक है, 166वीं बैठक है, अपने आप में महत्वपूर्ण। यदि आपसे पूछा जाए हमारी संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन और कितनी बैठकें हुई, तब बताना कुल 12 अधिवेशन और 166 बैठकें हुई। यदि संविधान निर्माण के लिए कितने अधिवेशन और कितनी बैठकें हुई, तो एक एक निकाल देना, क्योंकि 26 नवंबर तक आपके 11 अधिवेशन और 165 बैठकें ही होती है जो कि संविधान निर्माण के लिए कार्य करेगी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अंतिम बैठक अंतिम बार मिलती है, संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है, अंतरिम संसद के रूप में इसको क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों और क्या किया जाता है इस दिन, इस दिन हम करते हैं सर इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो पूछा जाए कि टोटल कितने लोगों ने यहाँ पर संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। यदि पूछा जाए कि कितनी महिलाओं ने किए थे, तो देखो बीच में सबसे बड़ा नंबर 8 आता है, तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। कितनी महिलाओं ने किया, 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर इस पर किए थे। यदि पूछा जाए कि कुल महिलाएं कितनी थी, यदि आपसे पूछा जाए कि सर कुल महिलाएं कितनी थी हमारी संविधान सभा में, तब आपको बता देना है कि सर 15 महिलाएं थी। यदि पूछा जाए कुल एससी के सदस्य कुल कितने थे, तब आपको बताना है 26 थे। यदि पूछा जाए एसटी के सदस्य कितने थे, तब बता देना 33 सदस्य। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर ध्यान रखना, कुल महिलाएं पूछी जाए, एससी के सदस्य पूछा जाए, एसटी के सदस्य पूछा जाए, ये चीज आपको बता दें। कुल महिलाएं 15 थी, एससी के 26 सदस्य, एसटी के 33 सदस्य, लेकिन 8 महिलाओं ने इस पर साइन किया था। यदि पूछा जाए महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, महिलाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तब बता देना सर हंसा मेहता के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया गया था, हंसा मेहता के द्वारा किया गया था। और क्वेश्चन इसमें फैक्टर आपको बताते हैं, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी, एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला हमारी संविधान सभा में कौन सी थी, तब बता देना एयाज रसूल बेगम। तो बताना एयाज रसूल बेगम, एयाज रसूल बेगम एकमात्र मुस्लिम महिला थी हमारी संविधान सभा के अंतर्गत। एक बात आपको ध्यान रखना है, यदि देशी रियासतों से महिला कौन सी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर ध्यान रखना कि देशी रियासतों से महिला सदस्य, देशी रियासतों से महिला सदस्य इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तब आपको बता देना है एनी मस्करीन, यहां पर बता देना एनी मस्करीन।
और दोस्तों ये एनी मस्करीन ये कहां से आती है, तो अब आपको बता देना सर ये त्रावणकोर से हमारी संविधान सभा की सदस्य थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देशी रियासतों से महिला कौन थी, एनी मस्करीन बता देना। कहां से थी एनी मस्करीन का पूछा जाएगा, त्रावणकोर बता देना। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी, तो हजरतुल बेगम बता देना। कुल महिलाएं कितनी थी, 15 बता देना। कुल एससी के सदस्य 26 बताना, एसटी के सदस्य 33। देखो 1 2 3 5 6, फिर 3 के साथ में 3 वापस रिपीट करना, याद करना 1 2 3 5 6 और वापस 3 के साथ में 3 को रिपीट करना, ठीक है। और 8 महिलाओं ने साइन किया, 284 कुल लोगों ने यहां पर साइन किया था। इतनी सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। और देखो सर 24 जनवरी के दिन अपन और बात करें तो हमने कुछ चीजें और यहां पर स्वीकार की थी। यहां पर कुछ चीजें, कुछ सिंबल, कुछ चीजें अपन क्या करते स्वीकार करते, वो कौन कौन सी है उनके संबंध में देखिएगा सर। एक तो है हम राष्ट्रपति, एक है हमारा राष्ट्रगान की बात करते हैं, एक बात करते सर राष्ट्रगीत की बात करते हैं, एक बात करते सर राष्ट्र ध्वज की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो सर यहां पर हमने इन 3 चीजों को इसी दिन स्वीकार कर लिया था। किस दिन स्वीकार किया था, 24 जनवरी 1950 को, यानी कि अपने राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। यहां पर राष्ट्रपति क्या किया जाता है, इस दिन सर इनका चुनाव किया जाता है। ये शपथ कब लेंगे, तब हम बता देंगे 26 जनवरी 1950 के दिन ये आपका शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रगान के संबंध में। ये है हमारा जन गण मन, और ये हम किस दिन स्वीकार कर लेते हैं, ये इसी दिन हम इसको स्वीकार करते हैं। और राष्ट्रगीत हमारा कौन सा होगा, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत होगा। ये स्वीकार भी किस दिन किया जाता है, ये 24 जनवरी 1950 को किया जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज किस दिन स्वीकार किया था, तब आपको यहां पर बता देना है ये 22 जुलाई 1947 को किया जाता है। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया जाता है। आपको ऐसा याद करना है, हम भारत देश में आजाद कब हो गए थे, 15 अगस्त 1947 को। भाई 15 अगस्त को ध्वज तो हमें चाहिएगा, तो कुछ दिन पहले हमने इंतजाम करना पड़ेगा। तो आपको बता देना है कि 22 जुलाई 1947 को हमने इसकी व्यवस्था की है। यह महत्वपूर्ण डाटा है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ध्यान रखना, राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान हमने इसने स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज को हमने 22 जुलाई 1947 को किया था। ये 24 जनवरी 1950 के दिन घटने वाली महत्वपूर्ण घटना है। आगे बात करो, एक इंपॉर्टेंट और डे की बात करते हैं जो कि है हमारा 26 जनवरी 1950। क्या घटना घटित होती है सर इस दिन, ये बात बताते। पहली बात, हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, एक तो पहली बात अपन यहां पर बताएंगे। और यहां पर दोस्तों एक बार फिर से अपन बात कर लेते, यदि आपसे पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि भाई 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान द्वारा पारित किया गया था, संविधान निर्माण का आखिरी दिन, और इस दिन हमने क्या अंगीकृत अधिनियम में आत्मार्पित कर लिया था। एक चीज यहां पर और ऐड करेंगे, यानी कि यहां पर 16 आर्टिकल प्रभाव में आ गए। इसका मतलब हमारा संविधान क्या हो चुका है, आंशिक रूप से लागू हो चुका है। ये आंशिक लागू हमारा संविधान किस दिन होता है, तब बता देना 26 नवंबर 1949 को होता है। लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब होता है, तब आपको बताना हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को होता है। उसकी क्या कहानी है वो अपन डिस्कशन करते देखिएगा। तो इस दिन हमारा क्या हो जाएगा, संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ इस दिन को। सर क्या हुआ था इस दिन ऐसा कि हमने संविधान को 26 नवंबर 1949 को तैयार होने के बावजूद भी हमने 2 महीने का इंतजार किया। देखो दोस्तों आपको पता होगा 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, और लाहौर अधिवेशन में हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता करते हैं, और उसके बाद में हम एक चीज निर्धारित करते हैं कि सर अगली जो भी 26 जनवरी आएगी उसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। 1930 के बाद में जो भी 26 जनवरी आती थी हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे, ध्वज फहराते थे, है ना, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे, और स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया था, सो दैट अंग्रेजों को यहाँ पर ये लगना लग जाए कि भाई साहब स्वाधीनता का भूत इन पर इस कदर चढ़ा हुआ है। इसके बाद में उस दिन को कंटिन्यूस जारी रख रहे हैं। लेकिन सर आपको पता होगा हम किस दिन आजाद हुए, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिसाइड होता है, और वो डेट आती 15 अगस्त 1947। तो स्वाधीनता दिवस तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम गणतंत्र किस दिन बनेंगे, संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू करेंगे, वो तो हम डिसाइड कर चुके। और दूसरी बात है 26 नवंबर और 26 जनवरी के मध्य ज्यादा अंतराल नहीं था,
तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये बात डिसाइड करी कि जो आर्टिकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको प्रभाव में ला देना चाहिए, उनको आप इसी दिन प्रभाव में ले आओ, बाकी पूर्ण रूप से संविधान को क्या करेंगे, 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। जो 1930 से इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रख रहा था, उसको इतिहास के पन्नों में दर्ज करने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को हम क्या करेंगे, पूर्ण रूप से लागू करेंगे। देखो, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से, तो यहां पर अपन बात करें 26 जनवरी 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं, हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो उस दिन के महत्व को, दिन के महत्व को इतिहास के पन्नों में दर्ज करने के लिए, पन्नों में दर्ज करने के लिए हमने क्या कर दिया सर, इस दिन हमारे संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया। ये था 26 जनवरी 1950। और क्या घटनाक्रम होती है सर, देखिएगा इस दिन सर दूसरी घटनाक्रम ये भी होती है कि इस दिन हम आप क्या करते थे, भारत गणतंत्र बन गया था। इस दिन क्या हो गया था, भारत गणतंत्र बन गया था। इस बात के संबंध में ध्यान रखें, यानी कि सर भारत गणतंत्र बन गया था। एक बात का ध्यान रखें, हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और हम गणतंत्र बन गए, इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि गणतंत्र की एक अपनी एक अलग डेफिनेशन है। वो क्या है सर, गणतंत्र कब कहलाता है, जब किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष के संबंध में 2-3 कंडीशन बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, गणतंत्र कहलाएगा। पहली बात क्या होना चाहिए, उस देश का नागरिक होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि भाई साहब निर्वाचित होने चाहिए, निर्वाचित हो। तीसरी कंडीशन क्या होती है सर, कार्यकाल निश्चित हो, कार्यकाल निश्चित हो। तो भाई साहब देखिएगा, भारत का जो नागरिक हो और जो आपके निर्वाचित हो और निश्चित कार्यकाल के लिए आता हो। देखो सर, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी, यानी कि वो भारत के नागरिक थे, निर्वाचित थे और 5 साल के कार्यकाल के लिए यहाँ पर निर्वाचित होकर आते। तो हम कह सकते हैं कि भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना क्योंकि इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और हमारे राष्ट्राध्यक्ष इस देश के नागरिक जो एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होकर आए थे। तो हम कह सकते हैं भारत इस दिन क्या बन गया था, गणतंत्र बन गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्राध्यक्ष के रूप में शपथ ली। तो हम क्या बन गए, गणतंत्र बन गए। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी। बाकी प्रस्तावना में अपन और बात करेंगे गणतंत्र के संबंध में, गणतंत्र की और क्या डेफिनेशन होती है। लेकिन 26 जनवरी 1950 के संबंध में हम गणतंत्र हो गए थे, हमने अपने संविधान को पूर्ण रूप से यहां पर लागू कर दिया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से हम स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। उसको इतिहास में जगह देने के लिए हमने ये वाला कार्यक्रम किया। उसके बाद में अपन और बात करते हैं कि स्वीकार किया गया था राष्ट्रपति, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इनके संबंध में ध्यान रखने। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 के दिन हमने लागू किया था। और यदि अपन इसके संबंध में चर्चा करें तो हस्ताक्षर सेरेमनी होती है सर, 284 लोगों ने साइन किया था, 8 महिलाएं थी। कुल महिलाओं की संख्या यदि आपसे बात करें तो वो 15 महिलाएं थी, एससी की 26 थी, इनकी संख्या एसटी की 33 थी। और यदि देशी रियासतों से कोई महिला प्रतिनिधित्व कर रही थी तो एनी मस्करीन थी। यदि कोई एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा में सदस्य थी तो वो थी बेगम अयाज रसूल। और उसके बाद में अपन बात करें तो इससे पहले हमने बात की 24 जनवरी के दिन और क्या हुआ था, संविधान सभा का आखिरी दिन हुआ था, संविधान सभा आखिरी बार मिली थी। ये 22वां अधिवेशन और 166वीं बैठक थी। लेकिन संविधान निर्माण के लिए 165 बैठकें और 11 अधिवेशन लगे थे, जो 26 नवंबर 1949 तक समाप्त होते हैं। ध्यान रखें, यहां पर बात करें संविधान सभा की अंतिम अधिवेशन, अंतिम बैठक होती है 12वां अधिवेशन, 166वीं बैठक होती है और अंतरिम संसद के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है। 2015 से पहले हम विधि दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे, किसको सर, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बाबा साहब का जो योगदान रहा है संविधान निर्माण में, उनको रेखांकित करने के लिए, उनके महत्व को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
आंशिक रूप से लागू होता है तो सर उसने कौन कौन से आर्टिकल प्रभाव में, 16 आर्टिकल प्रभाव में आते, ध्यान रखना। 395 यानी कि ये नहीं है, इससे पहले 5 से लेके 9 तक, इनसे लेके ये तक, और 2 डिजिट का केवल 60 है। 324, 366, 367, 379, 380 और 388। देखो सर, इसके बाद में बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को हमने क्या क्या कार्यक्रम किया था, इनके संबंध हमने सारी चर्चाएं करी। तो सर अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे संविधान निर्माण की प्रक्रिया। और दोस्तों आपको पता होगा ये अब दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान बनकर हमारे सामने प्रस्तुत हो चुका है, यानी कि ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान था। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित व निर्मित संविधान था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित व निर्मित संविधान था। एक तो ये बात अपन ध्यान में रखेंगे और इनके साथ में अपन पढ़ेंगे कि सर इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो यहां पर बात करें सर, इसमें आपके 395 अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं, 22 इसके अंतर्गत भाग दिए गए हैं, 22 भाग है। और इसमें 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, जो अभी बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है, यानी कि 12 अनुसूचियां वर्तमान में हो चुकी है हमारे संविधान के संबंध में। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे सामने आकर प्रस्तुत हुआ था सर। और अब अपन बात करेंगे कि सर हम आगे की क्लासेस में क्या पढ़ने वाले हैं। देखो सर, अब हम पढ़ेंगे, एक तो हमारे आएंगे संविधान की प्रस्तावना के संबंध में, एक प्रस्तावना का चैप्टर अपन पढ़ेंगे। प्रस्तावना के बाद में वैसे 22 भाग होते हैं, 1 टू लेकर 22 तक, एक उनके बारे में चर्चा करने को बनता है। और अंत में हमारे संविधान के अंतर्गत क्या बनती है, अनुसूचियां बनती है। हमारे पढ़ने के आगे की सीक्वेंस की बात करें तो पहले सर हम पढ़ लेंगे प्रस्तावना के संबंध में, तो वहां पर अपन देखेंगे प्रस्तावना में क्या क्या बातें की, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्वेश्चंस बनते हैं। और ये छोटा सा चैप्टर एक लास्ट वाला पढ़ लेंगे जो कि 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा। अनुसूचियां क्या है, इनके संबंध में क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए। फिर 22 भाग में अपन उन भागों को पहले पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत आते हैं और हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, उनके संबंध में अपन चर्चा करेंगे। भाग 1 से लेकर फिर नागरिकता नहीं पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, कर्तव्य वगैरह, इनको अपन पढ़ेंगे। तो अगली क्लासेस में अपन प्रस्तावना के संबंध में पढ़ने वाले हैं। और अभी तक हमारे साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं साथियों अगली क्लासेस में। थैंक यू सो मच।